नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये जो सीरीज चल रही है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस की, जिसकी आज ये 11वीं क्लास है, जिसमें हम आज के इस क्लास में पढ़ेंगे पादप जगत का पहला पार्ट। मतलब पादप जगत एक बड़ा हिस्सा है जिसको एक ही क्लास में थोड़ा सा अगर करूंगा तो बड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो प्लांट किंगडम को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। प्लांट किंगडम का आज फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। चलिए तो बिना कोई समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आप लोगों को जानना है, तो पादप जगत होता क्या है। तो देखिए, पादप जगत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ पर सीधे सीधे एग्जाम्स में काफी बार आप लोगों से यहाँ से इन फैक्ट के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछा गया है, क्या है कि विभिन्न प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। ये सिंपल सा वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की डेफिनेशन है। तो याद रखिएगा कि वनस्पति विज्ञान या फिर बॉटनी, देखिए ये नाम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि काफी बार इसके सीधे नाम पर ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पेड़ पौधों का अध्ययन बॉटनी जीव विज्ञान की एक शाखा जिसका नाम रखा गया है बॉटनी, बॉटनी के अंदर किया जाता है। अब थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे जाके और भी हम डिटेलिंग में देखेंगे कि थियोफ्रेस्टस ने आखिर ऐसा क्या करा कि उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब एक्लर ने सन 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप में किया था। यानी अब देखिए यहाँ पर हम इस प्लांट किंगडम के अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से प्लांट किंगडम को हम कुछ इस रूप में पढ़ेंगे। तो प्लांट किंगडम को हमने दो रूपों में बांटा गया है। सबसे पहला है पुष्पोद्भिद और दूसरा है अपुष्पोद्भिद, जिसे अंग्रेजी में कहा जाए तो क्रिप्टोगैम और फिनेरोगैम। देखिए, हिंदी माध्यम वाले जितने भी छात्र हैं उन्हें दोनों ही नाम बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्रिप्टोगैम हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनके बीचों में अगर बात करें तो सबसे पहला क्या देखा, तो उन्होंने सबसे पहला ये देखा कि ऐसे कितने पौधे हैं जिसके अंदर अपुष्पोद्भिद का मतलब क्या होता है कि जिनके अंदर पुष्प नहीं पाए जाते हैं, और पुष्पोद्भिद का मतलब क्या है कि पुष्प पाए जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आप लोग समझ सकते हो कि अगर यहाँ पर पुष्प नहीं पाए जा रहे हैं, इसका मतलब इसके बीच में इसके यहाँ पर क्या होगा, कोई फल भी विकसित नहीं होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा, तो यहाँ पर पुष्पोद्भिद है, पुष्प है, इसका मतलब फल भी विकसित होगा। ठीक है, अब पुष्पोद्भिद को यानी क्रिप्टोगैम को स्टडी करने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को इजी पड़े, इसलिए हमने इसे तीन भागों में पुनः बांटा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब थैलोफाइटा को भी हमने और अंदर इसके डीपली स्टडी करने के लिए तीन भागों में बांटा है, शैवाल, कवक और जीवाणु। ठीक है, जबकि अगर हम पुष्पोद्भिद यानी पुष्प वाले पौधों की बात करें तो उसे हमने दो प्रकार से बांटा है, नग्न बीजी और आवृत्त बीजी। अब नग्न बीजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि नग्न बीजी का मतलब क्या है कि बीज उगा तो सही, लेकिन इस बीज के चारों तरफ कोई गुदा वाला हिस्सा नहीं है, मतलब गुदेदार कोई फल स्थित नहीं है। यानी सीधे क्या हुआ, फूल के बाद सीधे ही उसका बीज खिल गया, फल वाली सिस्टम नहीं आया। जबकि आवृत्त बीजी में क्या होगा, तो आवृत्त बीजी में ये होगा कि उसके जो बीज है उस बीज के ऊपर एक अच्छा सा गुदा वाला हिस्सा पाया जाएगा, जिसे हम फल कहते हैं, यानी फल के अंदर बीज स्थित होंगे। ठीक है, अब इस आवृत्त बीज को भी हमने दो रूपों में बांटा है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का मतलब क्या होगा कि जैसे अगर हम गेहूं की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो जैसे एक गेहूं का अगर यहाँ पर हमारे पास एक बीज है, कुछ इस तरीके से आपको गेहूं का बीज देखने को मिलता है। तो गेहूं के बीज को अगर आप तोड़ोगे, ठीक है, तो ये दो बराबर भागों में नहीं टूटेगा। जबकि अगर यहाँ पर हम मूंगफली की बात कर लेते हैं, तो जैसे मूंगफली के अगर हिस्से को अगर आप तोड़ते हो तो उसमें क्या होगा कि एक मूंगफली में से जैसे तोड़ोगे तो मूंगफली में दो बराबर क्या हो जाएंगे, भाग निकल जाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे बीज वालों को हमने अलग रख दिया है जिसके बीजों को तोड़ा नहीं जा सकता या दो बराबर भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, जबकि द्विबीजपत्री में ऐसे रखे गए हैं जिनके दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, और ये पूरा संपूर्ण जो है वर्गीकरण किसने दिया था, तो एक्लर ने दिया था सन 1883 में। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो अब हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगैम का पहला हिस्सा, जिसका हमने नाम क्या रखा है, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा के अंदर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है,
चलिए तो थैलोफाइटा को हम देखते हैं। तो ये बात आप याद रखना कि पूरे वनस्पति जगत की अगर हम बात करते हैं तो पूरे वनस्पति जगत में ये जो उपसमूह है ये सबसे बड़ा है, यानी यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह में पौधे सुकाय होता है, पौधों में सुकाय होता है। अब सुकाय इसे अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो इसे अंग्रेजी में थैलस भी कहा जाता है। तो इनमें थैलस का मतलब क्या है, सुकाय का मतलब क्या है, यानी थैलस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इस थैलोफाइटा का एक पौधा मैं अगर आपके हाथ में दे दूं और हाथ में देने के बाद बोलूं कि भैया मुझे देख के बताओ कि इसकी फूल कहाँ है, पत्ती कहाँ है, जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, कोई भी हिस्सा एक मुझे ढूंढ के बता दो, तो ये इतने छोटे से होते हैं, ये बड़ा इतना सा बारीक बारीक सा होता है कि इसमें जड़, पत्ती, तना या पौधे के विभिन्न भागों को अलग अलग देख पाना नामुमकिन है। यानी हम देखेंगे कि सब कुछ हमको एक ही हिस्से में देखने को मिलेगा। तो जब इस तरीके के पौधे हमको पाए जाते हैं कि जिनके अंदर फूल, पत्ती, तना, जड़, ये सारी चीजों को हम अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उन्हें हम सुकाय या थैलस कहते हैं। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। आगे इसका मतलब भी लिखा है, अर्थात इस समूह के पौधों की जड़, पत्ती, जड़, तना, पत्ती आदि में विभेदन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब इस समूह के कुछ प्रमुख लक्षणों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला, ये तो इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधे फैक्ट है, आप लोगों को क्वेश्चंस काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। अब इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय थैलस होता है, अर्थात पौधे जड़, तना, पत्ती आदि में विभक्त नहीं होते हैं। ये सामान्यतः जलीय होते हैं। अब जलीय होते हैं इसका मतलब क्या है कि जितने भी थैलोफाइटा के जो पौधे होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, वो जलीय पौधे होते हैं, जल के आसपास उगते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है, वो खारे पानी में भी हो सकते हैं और साथ ही साथ में मीठे यानी नदियों के पानी में भी देखने को मिल सकते हैं। अब इनमें सामान्यतः क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए पाया जाता है लिखा है, ठीक है, तो इनमें सामान्यतः क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखिए जब भी अगर ये वर्ड आप लोगों को सुनाई देता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इससे आप 2-3 चीजों को समझिएगा। अगर इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है तो क्लोरोफिल अगर इसके अंदर पाया जाएगा तो पक्का ये क्या कर सकते हैं, तो पक्का ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो अगर ये प्रकाश संश्लेषण कर पा रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण कर पा रहे हैं, इसका मतलब स्वयं का खाना खुद बना पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यह स्वपोषी भी होंगे। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, इसका मतलब पक्का प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं मतलब ये स्वपोषी पोषण करते हैं, खुद का खाना खुद बना रहे होंगे। या फिर हम इसमें उल्टा भी लिख सकते हैं, कहीं पर अगर किसी सेंटेंस में मैं लिख दूं कि ये स्वपोषी हैं, तो स्वपोषी हैं इसका मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों से जब भी इन तीनों में से कोई भी वर्ड आप लोगों को देखने को मिले, इसका मतलब ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ ही होती हैं। ठीक है, अब अगला समझते हैं कि इनमें संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। सबसे पहली बात तो ये संवहनी ऊतक तो प्लांट टिश्यू वाले टॉपिक में मैं आगे जाके आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जाइलम और फ्लोएम में। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा विशेष इसमें समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे अगर मैंने एक पेड़ बनाया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से पेड़ बनाया, बढ़िया सा सुंदर सा, ठीक है। अब इस पेड़ के अंदर यहाँ पर नीचे से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ये जड़ होती है। अब जड़ों का काम सभी स्टूडेंट्स को पता है कि पानी का अवशोषण है। तो देखिए पानी क्या होता है कि यहाँ से ये जो जड़ आई, अब पानी इसके चारों तरफ है, यहाँ पर ये पानी के मॉलिक्यूल्स है। अब पानी के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर घुस जाते हैं, वो है परासरण की विधि। तो परासरण की विधि के द्वारा क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जड़ के अंदर तो बड़े आसानी से चले जाते हैं परासरण की प्रक्रिया के द्वारा। मैं आप लोगों को पहले परासरण यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस पहले भी समझा चुका हूं। अब इसके बाद क्या होता है, तो इन मॉलिक्यूल्स को यानी इन पानी को यहां से कहां तक ले जाना है, पत्तियों में, क्योंकि यहीं पर ये जो पत्ती होती है, इसी पत्ती के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहीं पर होती है। यानी यहीं पर क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसे जाइलम कहा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जाइलम थोड़ा थोड़ा जल से रिलेटेड है,
मतलब जाइलम क्या काम करता है, जल को ले जाने का काम करता है, लेकिन कहां से कहां तक, तो वो हमेशा एक ही दिशा में काम करता है, जड़ से कहां तक, पत्तियों तक ले जाता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है, अब यहां पर क्या हो रहा है, दिन भर फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप फाइनल प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा, स्टार्च। अब स्टार्च बना, या हम बोल सकते हैं कि पेड़ पौधों का खाना बना। अब इस पेड़ पौधों के खाने को भैया जड़ों को भी तो जरूरत है खाने की, तने को भी जरूरत है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बने हुए स्टार्च को तने में लाना, जड़ में लाना, अन्य अन्य विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम भी दूसरे ऊतक को दिया जाता है, और उस ऊतक का नाम क्या है, फ्लोएम। यानी फ्लोएम क्या काम करता है, तो पत्तियों में बने स्टार्च को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, तो उस ऊतक को कहते हैं फ्लोएम। ओके, दोनों ही चीजें आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, जाइलम का क्या काम होता है और फ्लोएम का क्या काम होता है। ठीक है, अब यहां पर लेकिन यहां पर क्या है कि इनमें यही संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता है। अब देखिए उसका एक रीजन मैं आप लोगों को समझा सकता हूं, ध्यान से समझते जाइएगा। कि सबसे पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है, थैलोफाइटा शुरुआती पौधे थे तो ये बड़े छोटे छोटे होते हैं, ये छोटे छोटे इस तरीके से। ठीक है, अभी किसी सतह पर इस तरीके से उग गए। अब पता चले पानी की जो एक छोटी सी बूंद हम जो देखते हैं ना, तो पानी की एक बूंद इनसे बड़ी है। अब पानी की जैसे ही एक बूंद अगर इनके ऊपर डली तो ये तो ऐसे ही पूरा सराबोर हो गया, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक गीला हो गया। और साथ ही साथ में हम पढ़ चुके हैं कि ये जलीय जीव होते हैं, जल में अक्सर पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये सदाबहार ही पूरी तरीके से क्या होंगे, पानी में भीगे होंगे। और पानी में अगर भीगे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें जाइलम की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा सब दूर जहां देखो वहीं पानी मिल जाएगा। और इनका शरीर इतना छोटा होता है कि करीब करीब इनके पूरे शरीर के ही अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और जब पूरे शरीर में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, हर एक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, इसलिए फ्लोएम की भी कोई जरूरत नहीं है, विभिन्न भागों तक खाने पहुंचाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो बस याद रखिएगा कि अगर इनमें संवहनी ऊतक नहीं है, जाइलम और फ्लोएम नहीं है, तो इसका दूसरा रीजन क्या है, इनका आकार बहुत छोटा होना। तो इनके छोटे आकार की वजह से न ही इनमें जाइलम पाया जाता है, न ही फ्लोएम पाया जाता है। आई होप चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। अब आगे समझते हैं। अब इस समूह को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग में है, शैवाल, कवक और जीवाणु। तो हमको इन 3 भागों को और डिटेलिंग में पढ़ना है। शैवाल के बारे में पढ़ेंगे हम, कवक के बारे में पढ़ेंगे और जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं शैवाल को। तो शैवाल से रिलेटेड आप लोगों को मेन चीज तो सबसे पहली बात इसके अध्ययन को याद रखना है कि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है बहुत अच्छा सा, और काफी बार एग्जाम से में क्वेश्चन पूछा गया है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपको अध्ययन से रिलेटेड, ये जीव विज्ञान की ब्रांचों से रिलेटेड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करते चलना है। ठीक है, अब शैवाल प्राय पर्णहरित युक्त, मतलब पर्णहरित युक्त का मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, खुद का खाना खुद बना सकते हैं, यानी स्वपोषी। मैंने बताया था एक ही शब्द से हम 3 अर्थ निकाल सकते हैं। अब संवहनी ऊतक रहित, अब यहाँ पर संवहनी ऊतक अगर रहित पाया जाएगा तो संवहनी ऊतक कौन कौन से, अब वो 2 हो गए। ऑब्वियस सी बात है, अब लिखा हो नहीं लिखा हो, संवहनी ऊतक कौन से होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। अगर ये उपस्थित नहीं है तो पक्का इनका आकार भी कैसा होगा, छोटा होगा। तो इस एक तथ्य से भी, या इस एक शब्द से भी, इस एक वाक्य से भी हम 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही नहीं होंगे और इनका आकार बहुत छोटा होगा। अब जबकि सेल्यूलोज की भित्ति से घिरे हुए, अब सेल्यूलोज की भित्ति का मतलब क्या होता है कि जो इनके पादप कोशिका होती है, ठीक है, यानी कि शैवालों की जो कोशिका होती है, इसकी जो बाहर की ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, ये कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, और ये आत्मपोषी होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से वो सारी चीजें हम लोगों को इंटरनली समझ में भी आ गई थी। अब जिनका शरीर सुकाय सदृश्य होता है, अब सुकाय वर्ड फिर से आया, थैलस जैसा, इसका मतलब फिर से जड़, पत्ती, तना अलग अलग नहीं देखा जा सकता। आपने बहुत बार ये शैवाल कहाँ पर देखी होगी, तो अक्सर आप नदियों में गए होंगे, या फिर आपने अपने घर की जो पानी की टंकी होती है उसमें हरी हरी जो जिसे हम काई भी बोलते हैं, तो वही क्या है, शैवाल है। ठीक है, अब शैवालों का विस्तार 3 जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा
और पादप जगत देखने को मिलता है। तो देखिए शैवाल को हम 3 जगह में पढ़ते हैं। हमने शैवाल को मोनेरा के अंदर भी पढ़ा था, प्रोटिस्टा के अंदर भी पढ़ा था, और अब हमने फिर से शैवाल को पादप जगत के अंदर भी पढ़ते हैं। इसका मतलब शैवाल जो है मोनेरा का मतलब क्या है कि ऐसे शैवाल भी होते हैं जिनकी कोशिकाओं का टाइप या कोशिकाओं का प्रकार जो होता है प्रोगैतिहासिक होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है, ये एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर और लेकिन क्या होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जबकि पादप जगत में हम देख रहे हैं कि कोशिकाओं का प्रकार जो है वो तो यूकैरियोटिक है, लेकिन संख्या जो है 1 से अधिक है। ठीक है, तो उन्हें हम पादप जगत में पढ़ते हैं। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो शैवाल को इतने 3 हिस्सों में हम अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ हमारे फायदे के लिए हमने कुछ शैवाल यूज करते हैं। जैसे भोजन के रूप में हम करते हैं फोरफाइरा का उपयोग करते हैं, अल्बा का उपयोग करते हैं और सर्गासन का उपयोग करते हैं। इससे खाया जाता है। तो क्या होता है कि ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे प्रोटीन वाले फूड होते हैं, प्रोटीन वाले भोजन होते हैं। ठीक है, फिर आयोडीन बनाने में हम लिमेनेरिया, ठीक है, लेमिनेरिया और फ्यूकस शैवाल का यूज करते हैं। जबकि खाद के रूप में एनाबिना और कैल्प का उपयोग किया जाता है। यहां से ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनता है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैविक खाद बनाने के लिए या जैविक खाद में किस तरीके के शैवाल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा वो शैवाल का नाम है एनाबिना और कैल्प भी। और ये कैल्प का क्या है कि कुछ हिस्सों में खाया भी जाता है, जैसे चीन में कैल्प को बड़े चाव से खाया जाता है। अब आगे औषधियों को बनाने में भी यूज होता है। तो शैवालों के कुछ जातियों से औषधि भी बनाई जाती है, जैसे क्लोरेला से क्लोरेलीन नामक प्रतिजैविक दवाई बनाई जाती है। प्रतिजैविक का मतलब क्या होता है, जीवाणुओं को नष्ट करने वाली चीजों बनाई जाती है। ठीक है, लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। ठीक है, अब अनुसंधान कार्यों के तो क्लोरेला, एसिटेबुलेरिया और बेलोनिया आदि का उपयोग अनुसंधान कार्यों के। अब अनुसंधान कार्य का किस तरीके से, तो देखिए एक चीज समझिएगा, जो स्पेस शटल होता है, ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं, जिस स्पेस शटल में अगर बैठ के जाते हैं, तो इस स्पेस शटल में इतनी जगह नहीं होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा इसके अंदर जगह नहीं होती है कि इसके अंदर एक गमला रख दें। ठीक है, एक गमला रख दिया जाए और इसके अंदर एक पौधा उगा दिया जाए और पौधे को भी अपने साथ में ले जाया जाए। ठीक है, इतनी ज्यादा जगह तो होती नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लोरेला नामक जो शैवाल होता है, इस शैवाल को क्या करते हैं, इनके आसपास इनकी दीवारों पर उगा दिया जाता है। ओके, ठीक है, इनके आसपास इनकी दीवारों पर बड़े आराम से इसको क्या कर दिया जाता है, उगा दिया जाता है। जिससे इनको क्या होता है, तो ये एक तो जगह कम लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिससे इनको ऑक्सीजन भी मिलती है और इसे अंतरिक्ष यात्री खाकर एक प्रोटीन युक्त भोजन भी अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ में जल और ऑक्सीजन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है अनुसंधान के कार्यों में। ठीक है, अब ये बात आप लोगों को याद रखना, मैक्रोसिस्टिस सबसे लंबा शैवाल है। इसकी लेंथ लगभग 50 मीटर की हो जाती है। इसी कारण इसे दैत्याकार समुद्री घास भी कहा जाता है। ये इतनी लंबी और ये एक तरीके से मैदान जैसा बना लेती हैं, किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर। तो बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत सारे जो तैराक होते हैं इस शैवाल के अंदर फंसकर अपनी जान दे देते हैं। ठीक है, मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। चलिए अगली चीज हम पढ़ते हैं कवक के बारे में। ठीक है, तो थैलोफाइटा में अब हम इसका दूसरा उपसमूह पढ़ रहे हैं, कवक। ठीक है, तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है। और कवकों में संचित भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि कवकों में जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, जबकि शैवालों की जो बनी थी वो किसकी बनी थी, सेल्यूलोज की बनी थी, जबकि कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, ये आप लोगों को एक तरीके का एक शैवाल देखने को मिल रहा है, शैवाल, हाँ बिल्कुल शैवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो आसपास ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है थोड़ा सा अलग कलर का, ठीक है, ये है कवक।
तो ये दोनों एक दूसरे से के साथ में रिलेशन में भी रहते हैं। एक्चुअली ये क्या है, तो ये है लाइकेन, ठीक है। तो ये लाइकेन का डायग्राम है। अब देखिए लाइकेन होती क्या है, तो शैवाल और कवक का संयुक्त रूप जिसमें दोनों साथ में मिलकर जीवन यापन करते हैं, उन्हें लाइकेन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब किस तरीके से हेल्प करते हैं समझिएगा कि क्या होता है कि यहां पर ये शैवाल के पास क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पाया जाता है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है, खुद का खाना खुद बना सकता है। अब जबकि कवकों के पास क्या होता है, तो कवक के पास अगर फंगाई की बात करते हैं तो यही क्लोरोफिल नहीं होता। इसका मतलब ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। तो ये क्या काम करते हैं, तो ये दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ रह के दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। शैवाल इसको क्या देता है, तो शैवाल इसको खाना देता है, जबकि बदले में ये शैवाल को क्या देता है, तो ये आसपास इसके चारों तरफ घेरा बना लेता है, जिससे ये इस शैवाल की सुरक्षा, ये शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है, ताकि इससे जो कीड़े मकोड़े या फिर चींटियां इसके ऊपर नहीं पहुंच पाए। और इस तरीके से दोनों मिलकर जीवन यापन करते हैं, ठीक है। अब इस लाइकेन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इस लाइकेन का उपयोग इत्र के बनाने में, रंगों और पारंपरिक दवाओं को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अब बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, तो सन 1683 में, ठीक है, हॉलैंड के एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है, यहां पर की थी। ओके, इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब देखिए यहां पर ये चीज समझिएगा, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक से रिलेटेड एक और बात याद रखिएगा कि इन्होंने ही सबसे पहली बार क्या देखा था, जीवित कोशिका को भी देखा था। और जो सबसे पहली जीवित कोशिका को उन्होंने देखा था, तो वो किसके अंदर देखा था, एक जीवाणु की कोशिका को ही सबसे पहली बार इन्होंने देखा था। इसका मतलब क्या है कि जीवाणु को देखने का सबसे पहली बार श्रेय किसे दिया जाता है, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक को दिया जा सकता है। तो 1883 में इन्होंने सबसे पहली बार जीवाणु को देखा और तभी से जीवाणु के बारे में खोजबीन कार्यक्रम शुरू हो गए, इसीलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। और ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इन्होंने जब क्या हुआ था, जीवित कोशिका को देखा था, तो उस जीवित कोशिका को उन्होंने नाम दिया था सूक्ष्म जीव, न कि जीवाणु दिया था, ठीक है, सूक्ष्म जीव कहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि 1829 में, तो 1829 में एहरनन ने क्या करा, इसके बारे में अध्ययन किया और इसे फिर नाम क्या दिया, जीवाणु नाम दिया, यानी बैक्टीरिया इसे कहा। अब ध्यान से देखिएगा, इससे भी रिलेटेड कुछ फैक्ट कि लुई पाश्चर जो थे, तो लुई पाश्चर ने 1812 से लेकर 1892 तक कार्यक्रम किया। तो इन्होंने ही रेबीज का टीका ढूंढा और दूध के पाश्चुरीकरण की खोज की। अब दूध का पाश्चुराइजेशन मतलब क्या होता है कि जैसे दूध क्या होता था कि जैसे निकाला जाता था गाय बैलों में से, उसे गर्म करा जाता था तो बड़े जल्दी वो खराब हो जाता था। तो पाश्चुराइजेशन का मतलब क्या होता है कि दूध को सबसे पहले क्या किया जाता है, तो करीब 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। अब 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस दूध को गर्म करने के बाद इसे तुरंत क्या किया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अचानक से गर्म से इस ठंडे होने की प्रक्रिया के दौरान इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो सारे मर जाते हैं, जिससे दूध की लाइफ बढ़ जाती है, दूध अधिक समय तक क्या होता है, खराब नहीं होता है। तो इसी प्रक्रिया को दूध की पाश्चुराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने ही रेबीज का टीका भी खोजा था। अब एनाबीना तथा नॉन स्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, कौन कौन से, एनाबीना और नॉन स्टॉक। साथ ही साथ में आप इसमें एक और लिख सकते हो, चलो राइजोबियम के बारे में अगली बात बताई, अगले पॉइंट में बताया ही है, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, तो ये जो है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस, ये कौन से स्टेट में है, गैसेस स्टेट में, सीधे इसको यूज करके कहाँ कर देते हैं, मिट्टी के अंदर इसे घोल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गेहूं जैसी फसलों को या गेहूं चावल जैसी फसलों को बड़ा फायदा होता है। इन नाइट्रोजन की वजह से बड़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है। अब इसी तरीके से क्या है कि राइजोबियम जीवाणु जो होता है वो मटर कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। अब मटर कुल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम बनाते हैं कि एक मूंगफली का बनाते हैं, ठीक है। अब ये मूंगफली का पौधा है, तो इस मूंगफली के पौधे की जड़ के अंदर क्या होता है, गांठें होती है, और इस गांठों के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, तो गांठों के अंदर यही रहता है राइजोबियम जीवाणु।
अभी राइजोबियम जीवाणु इसके अंदर रहता है और ये क्या काम करता है, तो ये वायुमंडल में से उपस्थित नाइट्रोजन गैस को सीधे ही क्या करता है, मिट्टी के अंदर घोल देता है, जिससे पौधे को नाइट्रोजन मिलती है और बदले में पौधे इसको क्या देता है, तो इसे भोजन या पोषण प्रोवाइड करवाता है, जिससे दोनों ही साथ साथ में मिलकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से याद रखनी है। आई होप चीजें आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम अगला इसका फाइलम पढ़ते हैं, जिसका नाम हमने रखा है ब्रायोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा के तीनों हमने पढ़ लिए, शैवाल, कवक और जीवाणु के बारे में। अब हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपुष्पोद्भिद में ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में पढ़ते हैं तो यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। ठीक है, इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित की जाती है। अब इनमें संवहनी ऊतक पूर्णतः अभाव होता है। अब देखिए, संवहनी ऊतक का मतलब वही है, जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाएगा, और जाइलम फ्लोएम नहीं होता है मतलब इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। अब इस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये एक तरीके से, देखिए जैसे मिट्टी है, तो जब ये उगते हैं ना, तो इस मिट्टी के ऊपर इस तरीके से लंबी लंबी अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से मिट्टी को पकड़े रखते हैं। ठीक है, ये अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी को पकड़े रखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसके ही ब्रायोफाइटा में ही पाया जाता है स्फेग्नम मॉस, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो स्फेग्नम मॉस एक स्पेशल टाइप का होता है। क्या टाइप का होता है, ये अपने भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर 1 ग्राम का कोई स्फेग्नम मॉस है तो वो अपने अंदर 18 ग्राम पानी को रख सकता है। सबसे इसकी खासियत यह है। इसलिए माली इसका उपयोग क्या करते हैं, तो पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय पौधों को सूखने से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जड़ों के आसपास क्या कर दिया जाता है, इस स्फेग्नम मॉस को लपेट दिया जाता है, जिसमें काफी क्वांटिटी में पानी होता है, जिससे पौधे को पानी भी मिलते रहता है। अब जब ये स्फेग्नम मॉस सूख जाता है, तो सूखने के बाद ये बड़ा अच्छी तरीके से जलता है, इसलिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब स्फेग्नम मॉस का उपयोग कहाँ किया जाता है, एंटीसेप्टिक बनाने के अंदर भी किया जाता है। ओके, तो ये था ब्रायोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा हम थर्ड इसका हिस्सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपुष्पोद्भिद का तीसरा हिस्सा टेरिडोफाइटा। अब इस टेरिडोफाइटा में पढ़ते हैं तो इस समूह के पौधे जो होते हैं वो नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, तो ये पाए जाएंगे जैसे जो जंगल होता है। ठीक है, ये जंगल है, तो अब इस जंगल के फर्श पर क्या होगा, तो ये बहुत सारे जब जंगल इस तरीके से उग जाते हैं तो जंगल के फर्श पर क्या होता है, अक्सर यहाँ पर क्या होता है, अंधेरा होता है या छायादार स्थान हो जाते हैं, जहां पर सूर्य की रोशनी कम उगती है। तो सूर्य की रोशनी जहां पर कम पाई जाती है वहां पर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि पौधों का शरीर जड़, तना, शाखा, पत्तियों में विभेदित होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर पौधे को अगर हम देखते हैं तो टेरिडोफाइटा में पहली बार हमको उनकी जड़, तना, शाखा और पत्तियां देखने को मिलती है, लेकिन फूल और फल अभी भी इनमें नहीं देखने को मिलते हैं। अब इनके जो पौधे होते हैं वो बीजाणु जनक होते हैं, यानी बीज के माध्यम से जनन की प्रक्रिया करते हैं। अब इनमें संवहनी ऊतक जो होता है पूर्ण तरह से विकसित होते हैं, यानी जाइलम भी पाया जाएगा, फ्लोएम भी पाया जाएगा, सारी चीज इसमें अच्छी तरीके से विकसित होती है। किसको छोड़कर, फूल और फल को छोड़कर। ओके, तो यहां तक की सारी चीजें मैंने आप लोगों को देखी। तो ये हमारा प्लांट किंगडम का पार्ट 1 पढ़ा। इसके अंदर हमने अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम के थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को पढ़ा। आई होप चीजें आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एग्जाम कौशल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक भी कीजिए। साथ ही साथ में कमेंट करके अपना कमेंट देना ना भूले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कहाँ पर कुछ कमियां हैं। आपके कमेंट्स में पढ़ के और अपने जो वीडियोस है उनमें बिल्कुल करेक्शन करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के कमेंट्स इसीलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।